सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नीट एग्जाम के बारे में। नीट जो कि एक ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप के अंदर। सो बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं नीट के प्रोसेस को समझना। नीट जो कि एक ऐसा एग्जाम है, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को क्रॉस करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, अच्छी कट ऑफ से गुजरना पड़ता है। देन इसके बाद हम एग्जामिनेशन बॉडी की बात करें कि इसका एग्जाम करवाते कौन है। एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हर साल में इसका एग्जाम एक बार होता है मई के फर्स्ट वीक में आपको जो भी एग्जाम डेट आती है उसके अकॉर्डिंग इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा। एंड इसके अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एग्जाम देने के बाद होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट समझेंगे। बट एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस है। मेडिकल कॉलेज में भी कौन से कोर्सेज के रिलेटेड, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, ऐसे काफ़ी सारे मल्टीपल मेडिकल कोर्सेज है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें। नेक्स्ट स्लाइड है नीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। नीट का एग्जाम तो आप दे दोगे, बट उससे पहले अगर हम समझे कि एग्जाम पैटर्न आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो नीट का जो एग्जाम प्रोसेस है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीट का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा एंड ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है इसका। एंड उसके बाद अगर हम सेक्शंस की बात करें, सेक्शंस मतलब एक जस्ट मान सकते हैं हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पीसीबी इसमें इंक्लूड होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पार्ट जो होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। एंड बायोलॉजी की अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें बायोलॉजी को भी, तो दो पार्ट्स में बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। जूलॉजी एंड बॉटनी में इसका जो पोर्शन रहता है सिलेबस के अंदर, उसका पूरा क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग बनते हैं कि जूलॉजी का अलग पार्ट एंड बॉटनी का अलग पार्ट, उसके कंबाइंड क्वेश्चंस बनते हैं बायोलॉजी में। एंड उसके बाद हम बात करें तो आपको कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा एग्जाम के अंदर, 3 घंटे 20 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है इसमें एग्जाम जो आप क्वेश्चंस अटेंड करेंगे ओवरऑल उसके लिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, टोटल कितनी मार्किंग होती है, अगर उसकी बात करें तो 200 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको 180 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिलता है कि 180 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो। एंड 20 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑप्शनल में रहते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब ओवरऑल देखें तो 180 क्वेश्चंस का आपका ये एग्जाम होगा। देन पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ मार्किंग की, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, मतलब 4 नंबर की मार्किंग रहेगी। एंड नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओवरऑल जो आपका ये एग्जाम होगा वो 720 नंबर का होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टोटल मार्किंग जो आपकी रहेगी वो 720 में से डिफाइन की जाएगी, 720 में से कितने नंबर आपके पास में आ रहे हैं। देन उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि नीट का एग्जाम पैटर्न तो चलो समझ लिया, बट इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट में यहाँ पे आता है आपके पास में मिनिमम जो इसकी एज लिमिट है वो जिस साल में आप नीट एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं, या फिर जो भी ईयर में आप नीट एग्जाम अटेंड करने वाले हैं उस ईयर में आपकी जो एज है वो 17 क्रॉस हो जानी चाहिए या फिर 17 प्लस होनी चाहिए। एंड उसके बाद हाईएस्ट एज की बात करूँ तो हाईएस्ट एज का यहाँ पे अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, बस मिनिमम एज जो आपकी है वो 17 होनी चाहिए जिस साल में आप नीट एग्जाम देने वाले हो। देन उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, इस एग्जाम में अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप 12th पास नहीं है, 12th आपके अपेयरिंग में चल रहा है, 12th आप रनिंग में अभी कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट मैट्रिक्स की, तो पीसीबी आपका 12th में होना मैंडेटरी है इसमें, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए, इस एग्जाम को कंटिन्यू अगर आप देना चाहते हैं तो। मिनिमम अगर मार्क्स की बात करूं मैं कि 12th में आपके कितने मार्किंग होनी चाहिए, 12th में आपके जो भी मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज अलग अलग डिफाइंड है, बट एक एवरेज मान के चलिए 50% का। उसके बाद में सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज आ जाती है कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे रेशियो एक दिया हुआ है कि 40% एंड 45% का आपको ऑप्शनल मिल जाता है अगर आप इस रिलेवेंट कैटेगरी से हैं तो। ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस का अगर मैं मीनिंग बात करूँ तो आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हो गया, या फिर जो भी आप अगर नीट में एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर उसका जो फॉर्म फिल होता है पहले, जो भी एनटीए फॉर्म का नोटिफिकेशन लॉन्च करती है, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑनलाइन ये फॉर्म फिल होगा, ऑनलाइन ऑफिशियली एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, जो कि प्रॉपर एनटीए की वेबसाइट पे अपडेटेड आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जो कि एक अप्रॉक्स है अभी तक के जो भी रेशियो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इस फी स्ट्रक्चर को आप अभी तक के अकॉर्डिंग एक एवरेज मान के चलिए, जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको अपडेटेड डिटेल मिल जाएगी, जो भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कुछ चेंजेस नहीं भी होते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन से ही फाइनल वेरीफाई करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर के बाद में हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स में आपको बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर जो आप रूटीन यूज़ में लेते हैं सिग्नेचर हो गया, 10th एंड 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, जो भी आपने पास आउट कर दिया है तो, या अगर 12th अगर ऑप्शनल में चल रही है तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया। देन उसके बाद में आईडी प्रूफ हो गया, जो कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास ऑप्शनल में है या फिर जो भी वेबसाइट में रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए होगा।
देन उसके बाद हम अगर बात करें नीट का सिलेबस ओवरव्यू, अब ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने डिस्कस की। अब आता है मेन मेजर पॉइंट जो कि है सिलेबस। सिलेबस कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको सबसे मेन रोल रखेगा कि नीट एग्जाम को अटेंड करने के लिए, नीट एग्जाम को कहीं ना कहीं उस लेवल पे फाइट करने के लिए। अब सिलेबस ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो मेजर जो सिलेबस पोर्शन आपका रहेगा, जो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके 12th एंड 11th के जो भी आपने स्टडी की थी एनसीईआरटी बेस में, जितने भी पीसीबी में जो भी आपने स्टडी की है, जो भी आपने 11 12 का जो भी सिलेबस कवर किया है, उसी में से कहीं ना कहीं आपका इसमें मैक्सिमम सिलेबस कवर अप हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स में 11th और 12th की फिजिक्स कंबाइन अगर मिला के देखें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। केमिस्ट्री में भी सेम रेशियो रहेगा एंड बायोलॉजी में भी सेम रेशियो रहेगा। कुछ हाइलाइट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी सेट करने में हेल्पफुल रहेंगे कि आपको पहले क्या कवर अप करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कितना सिलेबस करना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो भी 11 12th का जो बेसिक सिलेबस होता है, जो भी एडवांस सिलेबस होता है, वो आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं तो। देन उसके बाद हम बात करें करियर ऑप्शंस की। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि नीट का एग्जाम प्रोसेस समझ लिया, सारी चीज़ें समझ ली, नीट क्या है वो सारा समझ गया, बट इसके बाद में करियर ऑप्शंस क्या है, मतलब अगर मेरा एग्जाम अच्छा हो भी जाता है तो मुझे क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे, मैं मतलब आगे क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में। तो करियर ऑप्शंस में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हम सबसे मेनली बात करें एमबीबीएस, जो कि कहीं ना कहीं हर एक उस नीट के स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हाँ मतलब एमबीबीएस में जाना है। मतलब एमबीबीएस का मतलब ये अगर ओवरऑल बात करें तो नॉर्मली लैंग्वेज में हम डायरेक्टली अगर बात करें तो एक अच्छा डॉक्टर, मतलब आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी समझ सकते हो, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मतलब एक काफ़ी मेडिकल फील्ड में एंट्री ले लेना, या फिर जो भी डॉक्टर लेवल का जो भी एजुकेशन होता है, या फिर उसको मान सकते हैं जो भी फाइनल डिग्री के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एमबीबीएस सबसे टॉप लेवल का हो गया। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो बीडीएस हो गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। देन उसके बाद हो गया बीएमएस हो गया, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड का कह सकते हैं कोर्स है। एंड उसके बाद में बीएमएस हो गया एंड उसके बाद में बीएचएमएस हो गया, जो कि होम्योपैथिक मेडिकल लाइन के अंदर एक कोर्स है। एंड देन उसके बाद हम बात करें तो फिर उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आ जाता है बीवीएस एंड एएच, बैचलर ऑफ वेटेनरी एंड साइंस, बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि एक कह सकते हैं डॉक्टर लेवल का ही डिप्लोमा है, बस वेटेनरी साइंस मतलब कहीं ना कहीं जो भी पशुधन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं उस फील्ड का कोर्स हो गया। देन उसके बाद कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज आ जाते हैं, नर्सिंग एंड ऑल जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंस मिल जाता है नीट एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आता है टॉप मेडिकल कॉलेजेस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने एक करियर ऑप्शन का नीट का जो भी पोर्शन है वो क्रॉस कर लिया, सारी चीज़ें क्रॉस कर ली। अब यहाँ पर आता है कि हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि हम अगर नीट एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास में इन फ्यूचर जो भी अच्छे स्कोप है, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी टॉप लेवल की कॉलेजेस है मेडिकल लाइन के अंदर, उसका भी हमें आइडिया हो, ताकि फ्यूचर में हमारा जब काउंसलिंग सेशन होगा, जब हमें आगे नेक्स्ट करियर ऑप्शन बनाना होगा तो हमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए। तो अगर हम करियर यहाँ पे बात करें टॉप मेडिकल कॉलेजेस की, तो सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम्स का नाम है, जो कि आप सबने सुन भी रखा होगा, काफ़ी बड़े लेवल का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है आपको अपना करियर बनाने के लिए। मेडिकल कॉलेज में एम्स की अगर मैं बात करूँ तो टॉप कॉलेजेस दिल्ली, भोपाल, जोधपुर एंड और भी काफ़ी जगह है, बट रेफरेंस के लिए मैंने ये जस्ट यहाँ पे एड ऑन किए हैं। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जवाहरलाल जो कि मेडिकल कॉलेज है पुंडुचेरी के अंदर। एंड उसके बाद में एएफएमसी एंड सीएमसी। देन उसके बाद में आपको एमएएमसी, देन काफ़ी सारे मल्टीपल कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके साथ में ही आपको यहाँ पे एक स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, ओके। देन इसके बाद हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें आपने प्रोसेस से निकल गए हैं, हर चीज़ आपने फॉलो कर, फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आपने एग्जाम क्रॉस कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, कट ऑफ में आपके अच्छे मार्किंग आ रहा है। बट अब आता है कि एडमिशन प्रोसेस, मतलब आप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस से कैसे निकलना पड़ेगा, वो प्रोसेस आपका क्या रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट। मतलब आपकी काउंसलिंग होगी, देन उसके बाद में जो भी आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, जो भी आपका स्कोर कार्ड में रैंक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेजेस में सीट्स उसके अकॉर्डिंग अलॉट होगी, जो भी आपका परसेंटेज रेशियो मेंटेन हुआ है उस बेसिस पे। अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है 15% का ऑल इंडिया कोटा होता है, जिसमें जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है उनकी तरफ से एक 15% का रिजर्वेशन होता है। मतलब आप मान सकते हो कि जो भी टॉप लेवल की कॉलेजेस होती है, जो भी सेंट्रल लेवल की अच्छी कॉलेजेस होती है, उनके अकॉर्डिंग जो भी अच्छी रैंकिंग का एक परसेंटेज रहता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी कट ऑफ अचीव की है, तो उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इस कोटे में शामिल होकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्टेट कोटा, जो कि 85% का होता है, जो कि 85% की रिजर्वेशन सीट के साथ में आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप स्टेट लेवल की काउंसलिंग ले सकते हैं। स्टेट लेवल के अलग अलग काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है बेस्ट कॉलेज को चूज़ करने की, अगर आपके रैंकिंग अच्छी है, अगर आपके कट ऑफ काफ़ी अच्छी जा रही है।
देन उसके बाद में आता है जो भी डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ होती है। डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ का क्या रहता है, यहाँ पर वो अपना खुद का काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करती है, जिसमें वो अपने मतलब अगर हम क्या नॉर्मली वे में कहें तो उनका खुद का एक काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, जिसमें वो अपना कट ऑफ क्राइटेरिया रखते हैं एंड जो भी प्रोसेस रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका नेम सेलेक्ट होता है या फिर आप उसमें ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपके पास में काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने का। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गया। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे नीट का जो भी रैंक कार्ड है, जो भी आपकी रैंकिंग हुई है, स्कोर कार्ड है, वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। 10th एंड 12th की जो भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एंड आईडी प्रूफ जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। देन उसके बाद में एक सर्टिफिकेट आता है जो कि स्टेट लेवल के लिए यूजफुल होगा। अगर मान लो आप स्टेट लेवल में कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसे कॉलेजेस में ट्राई कर रहे हो जहाँ पे आपको स्टेट लेवल का, जिसे हम नॉर्मली वे में बात करें तो मूल निवास हो गया वहाँ का, तो वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ये सारा हो गया प्रोसेस के बारे में। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि इतना तो हमने देख लिया कि यहाँ तक की सारी क्या प्रोसेस रहेगी, जो भी काउंसलिंग सेशन हो गया, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में हो गया, जो भी करियर ऑप्शंस है, जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे हमने समझ लिया। अब एक सबसे मेजर चीज़ ये भी आती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना आपको सबसे ज़रूरी रहेगा। अगर आप ये सारे जितनी भी हमने पीछे स्लाइड के बारे में डिस्कस किया, अगर वो सारी चीज़ें तभी यूजफुल है जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। मतलब आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। उसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि आप अपने स्ट्रेटेजी को किस तरह से बिल्ड कर सकते हो, किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। उसको अगर हम समझे तो सबसे पहले तो आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के। सारे सब्जेक्ट का इक्वलिटी में एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें सारा आपका सिलेबस की भी कवर हो एंड जो भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सारे एवरेज पे मेंटेन रहे, कहीं ना कहीं अच्छे से आप उसको मेंटेन कर पाओ। देन उसके बाद में आता है कि आपको एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब मेजर फोकस जो आपका रहेगा एनसीईआरटी पे रहेगा, और उसमें भी आपका जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है, जो भी आपका एग्जाम के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो भी रेशियो रहता है, उसको आपको मेजर का आपको स्पेशली अगर मैं बताऊं कि एनसीईआरटी में सबसे स्पेशली उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो जाए। देन उसके बाद हम बात करें कि आपको ये दोनों प्रोसेस हो गए। देन उसके बाद में मॉक टेस्ट आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट आपको अटेंड करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट जितने भी होते हैं, मतलब काफ़ी सारे सोर्स है आज के टाइम में मॉक टेस्ट के, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो उन मॉक टेस्ट को आप अटेंड कीजिए। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। वो आपकी प्रैक्टिस को इतना बिल्ड कर देंगे कि मेन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम दे पाएंगे और काफ़ी अच्छे से उस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बन पाएंगे। देन यहाँ पे हो गया रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है रिवाइज फ्रीक्वेंटली। अब ये फ्रीक्वेंटली क्या रिवाइज करना है? जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें होती है, जो भी फॉर्मूलाज बेस्ड चीज़ें होती है, उसको आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने पड़ेगा ताकि आप उसको माइंड में एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ में प्रॉपर तरीके से सेट कर पाओ कि हाँ एग्जाम में जब आप बैठो तब आपको कॉन्फिडेंस हो पाए और शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर भी जो भी फिजिक्स के जो भी कंडीशंस होती है या फिर केमिस्ट्री में रिलेटेड भी जो भी हो गया, जो भी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हो गई, उसको आप प्रॉपर लॉजिक्स के साथ में टाइमली सॉल्यूशन कर पाओ और अच्छे से अपना टाइम जो है वो सेव कर पाओ। देन उसके बाद हो गया टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टाइम मैनेजमेंट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक एवरेज टाइम मैनेजमेंट का रेशियो निकाला गया है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी का पोर्शन सबसे एक अहम पोर्शन होता है एमबीबीएस के लिए कहीं ना कहीं, या नीट एग्जाम के लिए। तो नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी का हमने यहाँ पे दे रखा है 50% का। 50% क्यों दे रखा है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बायोलॉजी से ही रिलेवेंट होती है आपके इस नीट एग्जाम के अंदर। तो उसमें अगर आप इस एग्जाम बायोलॉजी सब्जेक्ट को 50% का टाइम देते हो तो काफ़ी अच्छा सिलेबस आप कवर अप कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं कि बायोलॉजी का पोर्शन आपका 100% एक्यूरेट है। देन उसके बाद आता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इनको आप 20-25% दे सकते हो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर यह भी आता है कि आपका इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इस परसेंटेज को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके अच्छे से शेड्यूल बना सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है कि इस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छे से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स आपकी ज़्यादा वीक है तो फिजिक्स को आप 50% रखिए, बायोलॉजी को 25% भी रख सकते हैं। यही सेम केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री ज़्यादा वीक है तो केमिस्ट्री को थोड़ा हाई वेटेज दीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रिपरेशन के लिए या फिर कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से वेटेज रखना है, किस तरह से आपको उसको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, सो ये हमारा था डिस्कशन पूरा नीट के बारे में। शुरू से लेकर हमने सारी चीज़ें समझी, नीट क्या है एग्जैक्टली, नीट को आप क्यों देना चाहोगे, आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस है, नीट को देने के लिए प्रोसेस क्या है, एग्जाम का जो सिलेबस रहता है, एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।